हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इन जस्ट वन शॉट। ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो एकदम क्विक रिवीजन होने वाला है इस चैप्टर का, जिसके अंदर आपको मैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं इन द क्विकेस्ट फॉर्म, तो आपको हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन करना, और यहाँ से आपको जो नोट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। आप विश्वास रखिए, इस चैप्टर में आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होंगे, लेकिन अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करा देते हैं, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी फिक्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होगा Q बाय T। क्लियर? अब Q का मतलब है, Q की जो चार्ज की यूनिट होता है दैट इज कूलाम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड जो है ये करंट की यूनिट हो गई, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट है ये होती है एम्पियर। हाँ, एम्पियर क्या है? एसआई यूनिट। तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि एक एम्पियर कितना होता है, तो किसी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में यदि एक कूलाम चार्ज फ्लो हो जाता है, एक सेकंड में एक कूलाम चार्ज फ्लो हो जाता है फिक्स डायरेक्शन में, तो इतने करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। अब करंट के लिए अलग अलग जो है जगहों पर अलग अलग चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मेटल या कंडक्टर के अंदर चार्ज को कौन कैरी करता है? आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल सॉल्यूशन जो है, उसमें चार्ज कैरी कौन करता है? करंट कौन बनाता है? आयंस। गैसेस में करंट कौन बनाता है? आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों। आप इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। करंट की हम बात करें तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये सिंपल जो नॉर्मल एडिशन होता है ना, अलजेब्रिक एडिशन, उसको फॉलो करता है। जैसे कि ये मेरे पास एक 5 एम्पियर करंट नीचे जा रहा है और 5 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है। अब ये तीसरी वायर को मैं पकड़ लूं तो इसमें मुझे और ज्यादा 10 एम्पियर करंट जो है मुझे लगेगा, है ना, क्योंकि ये कैसा सम है? ये अलजेब्रिक एडिशन हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर ये वेक्टर होता ना, तो नीचे 5 एम्पियर, ऊपर 5 एम्पियर, इस पॉइंट पे पकड़ लेता, मुझे कोई करंट नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इसकी दो डायरेक्शन होती है। एक होती है एक्चुअल डायरेक्शन और एक होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन। आप और हम सभी जानते हैं कि एक्चुअल में करंट क्या, किस चीज का फ्लो है? करंट फ्लो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भागते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहां जाते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए करंट की जो एक्चुअल डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन एक लंबे समय से हम जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते चले आ रहे थे, इसलिए हम आज भी कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही लेते हैं। तो अगर बैटरी में हमें करंट दिखाना होता है तो हमेशा कैसे करंट दिखाते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट होना या हल्का सा अपनी जगह पे खिसक जाना, अपनी जगह से खिसक जाना। ठीक, तो देखो क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर एक बैटरी लगा के हमने रखी है। तो अभी तो इस कंडक्टर के अंदर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाए, तभी तो करंट बनेगा। तो हमने एक बैटरी लगाई तो यहां पर भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया कंडक्टर पे, और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसके कारण से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये अब हल्का सा अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये इतना खिसक गया। ठीक इसी तरीके से हर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह से खिसकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है इसके अंदर। ये चार्ज जो नीचे जा रहा था, ये अब हल्का सा इस साइड खिसक गया। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो ये होता है I इज इक्वल टू NEA BD। एन क्या है? यहाँ पे एन है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक है? VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो करंट इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ये होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने वाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? यहां। क्लियर है? चलिए समझ गए। तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे एक फिक्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, करंट बन रहा होता है, तो होता क्या है कि
इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं। तो देखिए जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन की तो आंखें नहीं होती, इलेक्ट्रॉन तो अंधा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन गया और इस डायरेक्शन में इससे टकरा गया, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर से इससे टकराएगा, मान के चलो नीचे कोई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सच में अंधा है, ये कहीं जा रहा है, देखो जरा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पहली बार इससे टकराया, एक कोलिजन हुआ, फिर दूसरी बार इससे टकरा गया। तो आप ये देखो कि ये पहले एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो दो कोलिजन के बीच का जो समय है, दो कोलिजन के बीच का जो समय है, उस समय को हम बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, समझ गए। एक बार इससे टकराया और इसके टकराने के बाद ये इससे टकराएगा, तो ये जो टाइम लग रहा है ना, ये वाला जो टाइम लग रहा है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो आप ये बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी टकराएंगे। अब अगर जल्दी जल्दी टकराएंगे तो इनको रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा ना, तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा एक और चीज बताओ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? आंसर है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन जाने में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टाउ अपॉन एम। ई क्या है? ई है हमारे पास फ्री चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है बैटरी लगाने से, इसको हम बोलते हैं कैपिटल ई। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और कैपिटल वी है जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ई टाउ अपॉन एम। क्लियर? चलिए, फिर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डीवी अपॉन डी आर या डीवी अपॉन डी एक्स, पढ़ा है ना ये सेकंड चैप्टर में। तो यहीं से डीवी क्या है? डीवी है पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी, और डी एक्स डिस्टेंस, हमने उसको नाम दिया एल। तो हम ई को यहां से v अपॉन एल भी लिख सकते हैं, v अपॉन एल। क्लियर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला हो जाता है ई टाउ अपॉन एम एल। क्लियर है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ई टाउ अपॉन एम। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। भाई देखो, ओम्स लॉ तो बहुत सिंपल है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। ओम्स लॉ ये कहता है कि यदि हमने किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल जो करंट जो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। अगर आप वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम कर देंगे तो करंट कम हो जाएगा, और जैसे जैसे वोल्टेज में चेंज करेंगे उतना उतना चेंज करंट में आएगा। क्लियर है? तो भाई यहां पर हम इसको लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर? नाउ, और ये कब कब होता है कि भाई वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये होता है अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में, अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर ना बढ़ाएं, अगर इस कंडक्टर की लेंथ ना बदले, है ना, ये सारी चीज अगर ना बदले, तो फिर ये वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब भी करंट फ्लो होता है तो आपस में कोलिजन वगैरह होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो रुकावट जो होती है उसी को हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है v अपॉन आई। तो अच्छा बताओ जरा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे ना, मतलब जल्दी टकराएंगे, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रुकावट बढ़ जाएगी। क्लियर है? याद रखेंगे आप इस चीज को। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया सर? रेजिस्टेंस हमने बात कर ली, रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। इसके बाद एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर है, कितना भी बड़े कितने भी साइज का कंडक्टर है, उसकी जो टोटल रुकावट है हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर मान के चलो किसी कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब में, क्या 1 मीटर क्यूब मतलब 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो भी रुकावट होती है, जो भी रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो। जैसे रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है? लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे, इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनता है रो एल बाय ए, ये बनता है फॉर्मूला। ठीक है, रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया आर ए बाय एल। क्लियर? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। किस पे? मटेरियल पे। भाई 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना जो है रेजिस्टेंस होगी, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बस। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक,
तो ये दो फैक्टर हैं, रेजिस्टिविटी लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक जरूरी चीज, अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ को डबल करते हैं, जैसे एक ये वायर हो गया और एक और वायर हमने और जोड़ दिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस डबल करने से लेंथ को डबल हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसी वायर को खींच के अगर आपने डबल कर दिया, कैसे, आपने उसी वायर को खींच करके डबल कर दिया है ना, स्ट्रेच करके डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाती है। जैसे अगर आपने इसको डबल कर दिया तो n की वैल्यू 2 ले लेना, अगर आपने ट्रिपल कर दिया तो n की वैल्यू 3 ले लेना, इस तरीके से। तो अगर आपने जो है लेंथ को सिंपल एक के बाद एक वायर लगा दिया तो भाई इसके स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो ऐसे केस में अगर लेंथ को डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस डबल, और अगर आपने स्ट्रेच करके जो है इसको डबल कर दिया तो लेंथ भी n स्क्वायर टाइम मतलब 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो, आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है ना। तो यहां से ना अगर हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं, जैसे कि वोल्टेज और करंट का हमने ग्राफ बनाया, तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस। क्या बताता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। याद रखो, अगर स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, जैसे 30 डिग्री है एक मटेरियल A की वैल्यू और 60 डिग्री है रेजिस्टेंस B की वैल्यू, मतलब मटेरियल B की वैल्यू, तो ये जो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, जिसका थीटा मतलब स्लोप ज्यादा, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। स्लोप ज्यादा, एक मिनट, हाँ जी ठीक है, स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर IV ग्राफ है, कैसा, अगर IV ग्राफ है, ये चीज समझने वाली है, अगर IV ग्राफ है तो स्लोप अगर स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, IV ग्राफ में ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IV ग्राफ, IV ग्राफ का स्लोप और VI ग्राफ का स्लोप एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, जैसे मान के चलो कि ये बता रहा है रेजिस्टेंस, तो देखो जरा θ1 ये VI ग्राफ है, तो θ1 और θ2 आपसे पूछा जाएगा भाई दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस देखो स्लोप B का ज्यादा तो रेजिस्टेंस B की ज्यादा। इसी तरह से पूछ ले कि टेम्परेचर किसका ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। IV ग्राफ में जिसका स्लोप कम उसके रेजिस्टेंस ज्यादा, तो A का स्लोप कम, देखो जरा एक मिनट, हाँ A का स्लोप कम तो A की रेजिस्टेंस ज्यादा, बस ये चीज हमें समझ के चलनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, इसको आप स्किप मत करना, कई बार पूछा गया। सबसे पहले तो याद रखो ये ऐसा ग्राफ किस चीज के लिए बनाया था, तो ये ग्राफ है IV ग्राफ और गैलियम आर्सेनाइड। इसमें पूछा जाता है, देखो आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट मेंशन करे हैं B C D E, तो इसमें पूछा जाता है कौन सी रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है, कैसे रीजन में रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, कहाँ ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, इस तरह की इक्वेशन। देखो तो मैं आपको बताऊं, अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है ना तो स्लोप पॉजिटिव है, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव है। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है कहीं पर भी तो जो स्लोप होता है वो नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव। बस इतनी सी चीज आपको चेक करनी है। जैसे कि आप ये देखो BC रीजन में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो कर्व है, ये जो थीटा है, ये कैसा बन रहा है, ये 90 छोटा है ना, मतलब ये स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव। अगर आप इस DE रीजन में चेक करेंगे, इस DE रीजन पे टेंजेंट ड्रॉ करके, तो यहाँ पे देखो कि थीटा की वैल्यू 90 ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नेगेटिव। तो यहाँ पे पूछा रेजिस्टेंस कहाँ नेगेटिव है, तो आंसर है कि DE रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है। कौन से रीजन में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो आप ये BC को देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, जबकि DE में लहराती हुई लाइन है, तो यहाँ पर BC रीजन में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। इस तरह क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखो अलग अलग सब्सटेंस में ना टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, हमने समझ लिया, कोलिजन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके अंदर पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सेमीकंडक्टर के अंदर पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, हाँ, तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस कम हो गई। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल। अब केमिकल के अंदर क्या होता है, केमिकल में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो केमिकल कैसा थिन बन जाएगा, थिन बन जाएगा, इसका मतलब है कि आयंस के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ जाएगी, और स्पेस बढ़ जाएगी तो कम टकराएंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अलॉयज की रेजिस्टेंस, भाई अलॉय तो मेटल प्लस नॉन मेटल या मेटल प्लस मेटल का मिक्सचर होता है ना, तो भाई अलॉय की रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होती है, उसकी रेजिस्टिविटी, तो हम ऐसा बोलते हैं कि उसकी जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ती तो है लेकिन नेग्लिजिबल, बहुत छोटी वैल्यू से बढ़ती है, ठीक है। समझिए, अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ती है तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जिसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी समझते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे तो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो भाई सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव है। इस तरीके से आप समझेंगे। चलिए
में पढ़ना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कोई भी सब्सटेंस हमारे पास, कोई भी मटेरियल है, जैसे कि ये कंडक्टर बन गया, अब अगर मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करूंगा, चाहे बढ़ाऊं या घटाऊं, तो भाई इसकी जो भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा ना, चाहे कम भी हो सकती है बढ़ भी सकती है ना, इसीलिए तुमने अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव बोला है। तो भाई इसी चीज के मेजरमेंट को हम बोलते हैं, इसी चीज के मेजरमेंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो अगर मुझे बताना है कि भाई अल्फा को अगर मैं और थोड़ा सा जो है एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस में लिख दिया R माइनस आर नॉट, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन आर नॉट डेल टी। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हो जाएगी R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। क्लियर है? समझ गए बात? तो अगर अल्फा की जो यूनिट हो गई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, दैट इज केल्विन इनवर्स, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। देखिए अभी हम पढ़ना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल। देखो सिंपल सी बात है, इसे मान के चलो ये मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है या सेल है, तो इस सेल पे जो 9 वोल्ट लिखा हुआ है ये एक्चुअल में इसका ईएमएफ है। बोला सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो इसको समझते थे ये वोल्टेज है। बिल्कुल, ईएमएफ और वोल्टेज एक ही बात होता है, लेकिन ये ईएमएफ वोल्टेज सेम कब होता है? जब सर्किट ओपन हो। देखो जैसे मान के चलो ये 9 वोल्ट लिखा है, अब सर्किट अगर ओपन है, इसका मतलब है इसमें से कोई करंट नहीं लिया जा रहा। अगर इसमें से कोई करंट नहीं लिया जा रहा तो 9 वोल्ट मतलब मैक्सिमम ही रहेगा। अगर करंट लिया जाएगा तो धीरे धीरे सेल जो है 9 वोल्ट से डिस्चार्ज होते होते 0 वोल्ट पे पहुंच जाएगी। मतलब जब सर्किट क्लोज होती है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कभी मैक्सिमम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा? हमेशा ओपन सर्किट में, क्योंकि उस समय इससे कोई एनर्जी या कोई चार्ज लिया ही नहीं जा रहा। समझ गए? तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? ओपन सर्किट में। तो ओपन सर्किट में जो सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल। समझिए? अब समझो, अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल में, इस सेल का अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा केमिकल भरा हुआ है इसके अंदर, है ना, तो देखो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो एक सेल में ना दो पाथ होते हैं, दो रास्ते होते हैं। एक तो सेल के बाहर वाला रास्ता जो चार्ज को कवर करना है, और एक सेल के अंदर वाला रास्ता जो चार्ज को कवर करना है। बाहर वाली रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रुकावट होती है, आयंस एक दूसरे टकराते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो ईएमएफ है, मतलब जो एनर्जी है, ईएमएफ एक तरह से एनर्जी भी होती है ना, एनर्जी भी होती है कि किसी साइकिल चार्ज को कंप्लीट साइकिल पूरी करने के लिए जो एनर्जी लगती है। तो देखो जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ किससे मिलकर बना है? ये टर्मिनल टू टर्मिनल, पहले तो चार्ज जाएगा टर्मिनल टू टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज। तो हमने इसको क्या बोला? करंट जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास हो रहा है तो I इंटू आर हो गया टर्मिनल वोल्टेज, और करंट जब इंटरनल रेजिस्टेंस से पास हो रहा है तो हमने इसको बोला कि भाई बाहर वाला रास्ता प्लस अंदर वाला रास्ता, दोनों को मिला के बन रहा है ईएमएफ ऑफ सेल। तो बाहर वाले रास्ते को हमने बोला कैपिटल V, और अंदर वाले रास्ते को हमने बोला ओनली I इंटू आर। तो यहां से जो ईएमएफ हो गया ये बन गया V प्लस आई आर के बराबर। तो समझिए ईएमएफ बड़ा है, ईएमएफ बड़ा है कि टर्मिनल वोल्टेज, तो आंसर है ईएमएफ बड़ा है और टर्मिनल वोल्टेज मतलब V छोटा है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है सिर्फ बाहर वाला रास्ता, टर्मिनल टू टर्मिनल, और ईएमएफ का मतलब है बाहर वाला प्लस अंदर वाला रास्ता। ठीक है? तो याद रखेंगे कि ईएमएफ जो होता है ये टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई सेल रिचार्ज हो रही है, तो जब कोई सेल रिचार्ज होती है तो उस समय क्या होता है कि पहले जो चार्ज है ना वो टर्मिनल पे आता है, पहले जो एनर्जी है वो टर्मिनल पे आती है। तो रिचार्जिंग के समय पे जो टर्मिनल वोल्टेज है ये ईएमएफ से बड़ा होता है। आप इस चीज ध्यान रखेंगे। तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक है, और V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये होता है। समझ गए? तो रिचार्जिंग के दौरान B ग्रेटर देन है E से, और ये वैसे नॉर्मली है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आप अभी समझ गए होंगे कि जैसे किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो आयंस एक दूसरे टकराते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज करा है वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब उसके जो आयंस मॉलिक्यूल पास पास में है, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी टकराएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके, केमिकल फैल जाएगा, थिन हो जाएगा, तो आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो कम टकराएंगे, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगी। ठीक है? अगर सेपरेशन बढ़ा देते हैं आप इलेक्ट्रोड के बीच का, तो आयंस को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया डूबा होगा उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया डूबा है तो मतलब ज्यादा जगह पर आयंस जाकर के कलेक्ट हो सकते हैं, और अगर कम सरफेस एरिया डूबा होगा तो सारे के सारे आयंस को उसी कम जगह पे आगे कलेक्ट होना है ना, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इमर्स्ड रॉड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है कि ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी सेल है, कोई भी सेल XYZ, उस सेल के अंदर कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज को बाहर जाना है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थ्रू और उसको अंदर भी ट्रेवल करना है, तो अंदर भी तो टकराएगा ना। तो हर एक सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसको हम इस तरह दिखाते हैं सेल के पास में रेजिस्टेंस लगा के। ठीक है, चलो तो ये सेल का ईएमएफ हो गया और ये हमने दिखा दी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें से करंट फ्लो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, टर्मिनल टर्मिनल जाए तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन दो टर्मिनल के बीच के रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम ईएमएफ की बात करते हैं ना तो हम लेते हैं I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन, जब ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, मतलब दोनों रेजिस्टेंस। और हमने पढ़ा भाई ईएमएफ के टर्म्स में करंट को हमने ऐसे लिखा और ओम्स लॉ जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसके टर्म्स में हमने ऐसे लिखा, दोनों I की वैल्यू को आमने सामने पुट कर दिया, ये V अपॉन R I की वैल्यू, ये दूसरी। तो यहां से हम देखते हैं कि स्मॉल r की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज रिलेशन बिटवीन EV एंड R, या फिर हम इसी को बोलते हैं कि भाई यही है इंटरनल रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला। चलिए अभी हमें समझना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो हमें सिलेबस में पढ़ना है, जबकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हट चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, उनमें निकालना क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल, इसमें मैक्सिमम करंट कब मिलता है और मिनिमम करंट कब मिलता है, ऐसी कंडीशन। देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। ठीक है, देखिए जरा, जैसे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक, चलिए अब एक रो में जितनी भी सेल होती है ना उन सब का ईएमएफ ऐड हो जाता है अगर वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से। ठीक है, अगर पोलैरिटी सेम पोलैरिटी लग गई जैसे कि इस डायरेक्शन में ऐसे, तो भाई ये भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रही है और ये इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो ईएमएफ होता है वो ऐड हो जाता है, जो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको। देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, सभी सेल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना जा रही हैं, तो इन सब का ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि सबका ईएमएफ ई है तो भाई एक सेल का ई, दूसरे सेल का 2E, 3 सेल का 3E, तो इस तरह से n नंबर ऑफ सेल का ईएमएफ हो गया NE। ठीक, समझिए। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला देंगे, तो ईएमएफ कितना हो गया NE, और रेजिस्टेंस देखो ये जो सभी सेल हैं ये सभी सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं, है ना, तो इन सभी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में हो गई, तो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई NR, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अलग से ऐड करेंगे तो ये हो गई NR प्लस कैपिटल R। ठीक, अब मैक्सिमम करंट की कंडीशन कब बनती है, तो आप देखो अगर ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यूज करी है अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम इस NR को इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ऐसे केस में जो करंट मिलेगा दैट विल बी n टाइम्स ऑफ E बाय R, मतलब करंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल R की वैल्यू बहुत बड़ी होना चाहिए सीरीज में, तभी तो ये सेल जो है मैक्सिमम करंट देगी। अगर रेजिस्टेंस ही छोटी है एक्सटर्नल तो उसको कम करंट की जरूरत है और उतना ही कम करंट वो देगी। अब मिनिमम करंट की बात करें, करंट मिनिमम कब मिलता है, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटी है तो ऐसे केस में हम R को कर देते हैं नेग्लेक्ट, तो बचता है हमारे पास NE बाय NR, N से N कट जाता है तो बचता है E बाय R, मतलब एक सेल के बराबर ही सिर्फ आपको करंट मिलेगा। तो मिनिमम की कंडीशन ये है और मैक्सिमम की कंडीशन ये है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हमें पढ़ना है मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन टोटल ईएमएफ कितने रो का, इन वन रो, कितने रो का, एक रो का आपको जो है यहां पर ईएमएफ देखना है। ठीक है, चलिए तो एक रो में पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रो का देखा है, तो एक रो में कितना सेल है भाई, एक सेल, तो यहां पे ये हो गया E। टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहां पर समझिए ये जो सेल है ये सभी सेल पैरेलल में है ना, तो सभी सेल की रेजिस्टेंस भी पैरेलल में हो जाएगी। तो पैरेलल में अगर हम इन सभी सेल की रेजिस्टेंस निकालेंगे, इंटर रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो इसमें कितनी रो है, M रो, तो यहां पर कितनी रेजिस्टेंस हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय M। क्लियर है, जैसे कि अगर R दो रेजिस्टेंस है और ये पैरेलल में हो गई तो हम इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R बाय 2 हो जाती है। अगर ये 3 सेल हो गई पैरेलल में तो ये R बाय
m हो जाती है। इसी तरीके मतलब r/3 हो जाती है। इस तरह से अगर m सेल हैं यानी कि m रो हैं तो यहाँ पर r/m, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया ME/R+MR। तो इसी तरीके से मैक्सिमम ही कंडीशन हम बना देंगे। मैक्सिमम करंट कब मिल जाएगा आपको, जब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत बड़ी हो गई तो आपको मिलेगा मैक्सिमम करंट। ठीक है, और मिनिमम करंट की कंडीशन ये हो गई। क्लियर, आप इस तरह से कैलकुलेट, ये मल्टीपल नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है कि मिनिमम करंट मिल रहा है। और यहाँ पे देखो m टाइम्स ऑफ E/R, मतलब ये मैक्सिमम करंट की सिचुएशन है, ये तो हम डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसमें हमसे मिनिमम नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, समझिए जरा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है करंट का, पहले तो मैं बता दूं। देखो इसमें सेल जो है n सेल सीरीज में है और इस तरह से m इसमें रोज हैं, मतलब हर एक सेल में, हर एक रो में n नंबर ऑफ सेल है, तो हर एक रो में जो EMF हो जाएगा दैट इज NE। ठीक है, तो हमने लगाया टोटल EMF इन वन रो NE अपॉन, यहाँ पे समझिए हर एक सेल में इंटर रेजिस्टेंस है NR। तो इस तरह से आप ये समझेंगे कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में m रोज हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी NR/m और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दी इसमें। तो यहाँ पर NE/, एलसीएम लेने के बाद इतना बचेगा और ये m ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गई करंट की कंडीशन। I इज इक्वल टू MNE/NR+MR, ये कोई करंट की कंडीशन। ठीक है, अब सुनिए कि भाई मैक्सिमम करंट की कंडीशन के लिए हमें बड़ा सा डेरिवेशन करना होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि अगर आपको करंट चाहिए मैक्सिमम तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट शुड बी NR/M। बस इतना याद रखिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू NR/M होगी तो ऐसे केस में आपको मिलेगा मैक्सिमम करंट। मतलब सभी इंटर रेजिस्टेंस, एक रो में कितनी इंटर रेजिस्टेंस है वो अपॉन में टोटल रोज का डिवाइड कर देंगे आप, तो ये हो गई मैक्सिमम करंट की सिचुएशन। आगे बढ़ जाएंगे तो अभी हम आ जाते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ करंट रूल, इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन क्या होता है भाई, ये एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो आप समझिए कि किरचॉफ का जो करंट रूल ये कहता है कि अगर किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है, जितना करंट इस जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट इस जंक्शन को छोड़ के चला जाएगा। तो इसका मतलब इस जंक्शन पे जो नेट करंट होगा उसका अगर हम अलजेब्रिक सम करेंगे दैट इज 0। याद रखिए कि यहां पर आने वाले करंट को आप पॉजिटिव मान सकते हैं और जाने वाले करंट को आप नेगेटिव मान सकते हैं। क्लियर है, तो यहां से हमें पता पड़ जाए करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, और ये जो होता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज जो है स्टोर नहीं होता। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में पढ़ना है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। देखो वोल्टेज लॉ को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी किसी भी सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है, हाँ, या सेल से करंट फ्लो हो रहा है, या एक और रेजिस्टेंस आ गई या एक और सेल आ गई, मतलब कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी जैसे इंडक्टर आ गया या कैपेसिटर आ गया, कोई भी कंपोनेंट से करंट फ्लो होता है ना, तो हमेशा याद रखिए पोटेंशियल चेंज होता है। भले ही पोटेंशियल बढ़े या पोटेंशियल घटे, इससे मतलब नहीं है, मतलब पोटेंशियल चेंज होता है। क्लियर है, बस इतनी बात। तो कभी भी किसी भी सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो सर्किट में जो चेंज इन ऑल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब चेंज इन ऑल पोटेंशियल्स होगा ना, ऑल वोल्टेज होगा, वो हमेशा कैसा निकल के आएगा, 0। क्लियर है, तो समझिए। तो यहां पर जैसे कि ये सर्किट है, तो जब करंट इस बैटरी से पास होगा, जब करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा, जब करंट ये वाले रेजिस्टेंस से पास होगा, तो यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल में चेंज आएगा, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ भी कुछ पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो इन सभी का जब हम सम करेंगे ना, ऐड करेंगे, तो ये कैसा निकल के आएगा आपका 0। ये कहता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन में बता रहा हूँ, सारे लोग अलग अलग लेते हैं, आपको कई जगह अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। देखो हम जो साइन कन्वेंशन लेते हैं वो ये लेते हैं कि अगर मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन और अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो फिर मैं ना पॉजिटिव साइन लेता हूं, तो मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव साइन लूंगा। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस में पॉजिटिव साइन। और अगर मैं आगे बढ़ते हुए अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा हूं कैलकुलेशन के दौरान, तो मैं नेगेटिव साइन लूंगा। और अगर मैं कैलकुलेशन के दौरान पहले पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल में एंटर कर रहा हूं तो मैं यहां पर पॉजिटिव साइन लूंगा। चलो मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे कि ये मेरे पास ना किरचॉफ लॉ में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन XYZ, ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरे पास ना एक लूप हो गई, ये मेरे पास एक सर्किट हो गई पूरी इस तरीके से। ठीक है ना, अभी समझिए, इसमें एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और इसमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी। तो देखो एक सेल से करंट आ गया, I1 बाहर निकला, इस सेल से करंट गया, I2 बाहर निकला, और ये जब ये दोनों करंट यहां पहुंच गए तो इन दोनों करंट I1 प्लस I2 मिलके ये वाली रेजिस्टेंस पे गया। फिर यहां पर क्या हुआ, ये देखो I1 प्लस I2 यहां पे आ रहा है,
और वापस से इस सेल से इतना करंट निकला था I2, वापस से I2 उसमें पहुंच जाएगा, और इससे निकला था I1, तो ये I1 वापस में पहुंच जाएगा। तो करंट इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कैलकुलेशन की डायरेक्शन हमने अपने आप से कैलकुलेट जो है अज्यूम कर ली, ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे समझना, सबसे पहले हमने कौन सा लूप ले लिया, ABCFA। तो AB मतलब A से लेके B, B से लेके C, C से लेके F और F से लेके ये वाले लूप में हमें ट्रैवल करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन मेरी करंट की डायरेक्शन सेम है ना, तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला होता है I इंटू आर, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, और हम वही चीज कंसीडर करेंगे। देखो जब मैं A से लेके B तक जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन और मेरे चलने की डायरेक्शन, ये देखो इसमें दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक। नाउ अब मैं जा रहा हूं बी से लेके सी तक, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अब मैं जा रहा हूं सी से लेके एफ तक, और मेरी करंट की डायरेक्शन भी यही है और इसमें करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आएगा। देखो I2 इसमें करंट फ्लो हो रहा है, I2 इंटू R2 ले लिया। आगे बढ़ रहा हूं तो सेल में देखो, सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे माइनस और E2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल V इज इक्वल टू क्या होता है 0। अब मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो यहां पे देखो, अब ये वाले उसमें आ गया साइकिल में, ये नीचे EF C D E, ठीक है। ना अभी समझिए, तो यहां से F से लेके C तक चलते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं इस E2 में एंटर करूंगा ऐसे, तो पॉजिटिव साइन लगा दिया। फिर देखो अब मैं जा रहा हूं कहां पे, ऐसे R2 इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, F से लेके C। लेकिन आप ये देखो ऊपर इस R2 में करंट का है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऑपोजिट, तो यहाँ पे माइनस I2 R2 लगाया। फिर आ रहा हूं मैं घूमते हुए नीचे, तो मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो यहाँ पे प्लस I1 R1 आ गया, R1 में करंट जा रहा है ना I1, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ा तो इस सेल में करंट जा रहा है, पहले मतलब इस सेल में हम जा रहे हैं नेगेटिव में, पहले एंटर करेंगे तो यहाँ पर माइनस E1 लगा दिया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप E1 E2 I1 R2 इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं, और हमेशा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आप इसी तरह से अप्लाई करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस का, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन होती है और 1 रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन होती है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हमें इसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। क्लियर है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड होता है नल पॉइंट मेथड पे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 4 रेजिस्टेंसेस क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में यहां पर अरेंज्ड है, ठीक है। यहां पर इन 4 रेजिस्टेंसेस के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर इस बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, किसका, ब्रिज का, इसलिए हम इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका यूज क्या है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना। फॉर एग्जांपल ये अगर ये अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। जैसे ये एक ईएमएफ, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये एक सेल है, इस सेल से करंट अगर आई जा रहा है तो सेल करंट का एक पार्ट I1 ऊपर और ये I2 नीचे गया। इसके बाद क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर ये जो है ना, ये R, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज करेंगे, चेंज करते करते हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे कि भाई जिसमें बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो करंट इन गैल्वेनोमीटर विल बिकम 0। अगर हम करंट की बात करेंगे तो I1 में से IG करंट अगर नीचे आ जाता है तो I1 माइनस IG करंट यहां जाएगा, ये IG करंट देन नीचे आएगा, तो यहां से I2 आ रहा था तो I2 प्लस IG ऊपर चला जाएगा, IG जुड़ के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है। बैलेंस कंडीशन में यहां पर जो P अपॉन Q है, मतलब ये वाली रेजिस्टेंस अपॉन ये वाली रेजिस्टेंस, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है, और हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए ठीक, और यहां पर अगर आप किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S को प्रूव कर देते हैं, और यहां से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सोर्स की बात करें तो वहां पे वर्क कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है, एक बैटरी वर्क कर रही होगी, है ना, एक सोर्स ऑफ EMF वर्क कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को हम लिख सकते हैं, देखो आप जानते हैं ना V इज इक्वल W अपॉन Q होता है, तो वर्क को हम V इंटू Q लिख सकते हैं, ठीक। और Q बाई T क्या होता है, Q बाई T होता है करंट, तो हम पावर को लिख सकते हैं V इंटू आई, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, ठीक। अब B को हम लिखते हैं ओम्स लॉ से IR, तो यहां से पावर को हम I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। I को हम लिखते हैं V अपॉन R, तो हम पावर को V स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, इसलिए हम I स्क्वायर R ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीरीज में, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है तो पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होता है, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
नेक्स्ट में पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होता है, एक्चुअली वर्क ही होती है। तो देखो वर्क का अगर मैंने फॉर्मूला बना दिया तो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला हो गया पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम, पावर को हमने लिखा आई स्क्वायर आर और टी को हमने लिखा टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी, चाहे ये एनर्जी है या फिर मैं नॉर्मल कहूं हीट एनर्जी है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी यही होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I और इसकी रेजिस्टेंस है R और T टाइम द करंट फ्लो होता है, तो उससे जो हीटिंग होती है ये इतनी हीटिंग होती है। ठीक, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर में या अलॉय में करंट फ्लो होता है तो उसके कारण जो हीट बनती है उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है ये ऑब्वियसली बात है जूल तो होती है, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होती है जिस जो हम देखते हैं दैट इज किलोवाट आर। क्या होती है, किलोवाट आर, मतलब पावर का किलोवाट, टाइम का आर, किलोवाट आर। ठीक है, तो किलोवाट आर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसकी वैल्यू 3.6 जूल। 1 किलोवाट आर को हम एक यूनिट बोलते हैं जब हम मीटर की बात करते हैं। जैसे मान के चलो आपके घर में अगर 10 या एक महीने में 1000 यूनिट बन गई तो इसका मतलब है आपने 1000 किलोवाट आर को कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारे इसके बारे में एनर्जी। अब देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है पावर रेटिंग। देखो पावर रेटिंग क्या होता है, पावर दैट इज मार्क्ड ऑन डिवाइस। किसी भी डिवाइस पे जैसे मान के चलो ये बल्ब है, अब इस बल्ब पे लिखा हुआ है भाई 100 वाट, तो 100 वाट लिखा है तो ये इसकी रेटेड पावर है। लेकिन ये जो 100 वाट है ये कब मिलेगा, जब हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई करें, जो हमारा जो डोमेस्टिक वोल्टेज है। ठीक है ना, तो याद रखिए रेटेड पावर क्या होता है, 220 वोल्ट मिलने पर जो भी पावर हमारा जो डिवाइस देता है उसको हम बोलते हैं रेटेड पावर। ठीक है, याद रखिए कि किसी भी जो डिवाइस है उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमेशा सेम होगी, लेकिन अगर आप 220 वोल्ट नहीं देते हैं तो रेटेड पावर से अलग पावर हमें मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला ये है वोल्टेज जो आपने सप्लाई करा, वोल्टेज गिवन अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, बल्ब। तो याद रखिए कि पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज गिवन अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। और रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, रेजिस्टेंस निकाली जाती है बी स्क्वायर अपॉन पी से। ठीक है, वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर है 220 का स्क्वायर, मतलब 220 वोल्ट पे जो होता है ना, और रेटेड पावर, रेटेड पावर, तो आप यहां पर लिखेंगे रेटेड पावर। बस इन फॉर्मूले को आप यूज करें रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वी स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर, डोमेस्टिक वोल्टेज अपॉन रेटेड पावर। और जब भी पावर कंज्यूम्ड निकालनी हो तो आप जो वोल्टेज आपको दिया जा रहा है ना, जो 100 वोल्ट या 90 वोल्ट या 80 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, चलिए ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मुझे जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसी थी और नेक्स्ट वीडियो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।